यस सर। तो एकदम हम प्रीलिम से शुरू करते हैं, है ना? तो देखो मैं कुछ मतलब आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको मतलब की फैक्टर्स हैं कि ये चीजें हमें माइंड में रखनी है। मतलब प्रिपरेशन के टाइम हमें ऐसा प्लान करना है कि पहली बार में निकालना है ना? तो रिजल्ट मतलब रिजल्ट चाहे कुछ भी हो वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन हमें प्लान ऐसा ही बनाना है कि पहली बार में निकालना है, ठीक है? तो मैं कुछ की फैक्टर्स मतलब जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। देखो सबसे पहले देखिए सबसे पहले सिलेबस पढ़ा होगा आप सबने। प्रिंट आउट निकाल रखा है या साइड से पढ़ा है, बस हाथ से लिखा है? हाँ ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस। मैंने सिलेबस वेबसाइट से निकाल के और अपने हाथ से लिखा था। जो भी A4 शीट्स पेपर आते हैं आप सिलेबस को अपने हाथ से लिखेंगे, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो थोड़ा सा दिमाग में जाता है। जैसे जो भी सिलेबस है मतलब पूरी प्रिपरेशन के दौरान सिलेबस आपके पास होना चाहिए। आप एदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, आप मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हैं, प्रीलिम्स के सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या आप अपना रिवीजन कर रहे हैं या आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेबस हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। मतलब कुछ कुछ तो आपको याद होना चाहिए। जैसे GS3 का फर्स्ट संसाधन विकास अर्थव्यवस्था, ये सब मतलब आपको याद हो जाना चाहिए एकदम। तो सिलेबस सबसे मेन है। सबसे पहले आपके पास सिलेबस अपनी राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है? आप सब अपनी राइटिंग में सिलेबस लिखेंगे। उसके बाद दूसरा मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है? मतलब 2014 से लेके और अब तक, 2014 से लेके अब तक जितने भी मतलब हमारे मेंस के क्वेश्चन पेपर्स हैं, मैंने क्या किया था, देखो GS4 का तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि उसमें केस स्टडी है तो हम हाथ से नहीं लिख सकते, लेकिन GS1, 2, 3 मतलब मैक्सिमम आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे कि आप उसको लिखेंगे अपने हाथ से। लेकिन जब आप लिखेंगे तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। पहले आपके पास सिलेबस है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन पेपर है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला सिलेबस है और इसमें से यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करता है, ठीक है? तो प्रीवियस क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए और अपनी राइटिंग में, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, ठीक है? लेकिन उससे आपके मतलब आपको एक आइडिया हो जाएगा मोटा मोटा कि मतलब ऐसे मतलब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है? उसके बाद तीसरे नंबर पे आएंगे हम सोर्सेस। सोर्सेस देखिए मैंने कोचिंग नहीं की थी तो शायद मैं आपके मतलब कंटेंट के बारे में शायद हो सकता है मोर देन इनफ हो, तो मैं पर्सनली नहीं बता पाऊंगी कि वो कंटेंट मतलब कैसा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक बार जो आपको कंटेंट मिल गया आप उस पर स्टिक रहिए। मतलब ज्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट करने के चक्कर में मत पड़िए, वो ही ध्यान रखना है 1 साल में करना है ना, तो ज्यादा रिसोर्सेज पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो बिखर जाता है। फिर अपने रिसोर्सेज जितने ज्यादा हो सके कम रखिए, मतलब जितना आप कम रख सकते हैं उतना कम रखिए, क्योंकि ज्ञान मतलब ज्ञान ऐसे नहीं है कि मेरे से ज्यादा बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग हैं यहाँ, लेकिन नहीं हो पाता है। बस हमें क्या करना है कि जो यूपीएससी की डिमांड है उसके हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है? तो रिसोर्सेज ज्यादा कलेक्ट नहीं करने, थोड़े रिसोर्सेज रखने हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। तो रिसोर्सेज आपके पास होंगे ही। मेरे रिसोर्सेज मैंने बता दिए हैं बहुत जगह, तो आप मतलब देख सकते हैं। लेकिन बस ऐसे नहीं कि ये भी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि सामने वाला ये पढ़ रहा है, हमने नहीं पढ़ा तो हाय क्या हो जाएगा, ठीक है? ऐसे नहीं, ठीक है? जो हमारे पास है उसी पे स्टिक रहना है और मतलब मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, ठीक है? सोर्सेज आप देख लीजिएगा, मतलब ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन तो आपके पास मिलता ही होगा यहाँ से जो भी आपके पास रिसोर्सेज है। ऑनलाइन 1-2 वेबसाइट है वो मैं आपको बता दूंगी, जैसे आप राज्यसभा देख सकते हैं। लेकिन देखिए मैं बता दूंगी बहुत सारे रिसोर्सेज, लेकिन होता नहीं है कुछ वो रिसोर्सेज मैं
टॉपिक्स जो चल रहे हैं उस पे, तो उसके लिए मुझे लगता है आकाशवाणी पे जो आता है मतलब वो थोड़ा सा सुन लेंगे तो मुझे लगता है बेनिफिशियल, ठीक है। क्योंकि मैंने जो नहीं किया मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए था, वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप वो भी कर लेना, ठीक है। तो सोर्सेस हो गए और उसके बाद आते हैं हम रिवीजन पे। देखिए सबका पढ़ने का पैटर्न अलग होता है। आई एम जस्ट सेइंग माइन, मतलब मैंने क्या किया, ठीक है। मैं क्या करती थी, जैसे मेरा शेड्यूल क्या होता था कि मैं एक टॉपिक उठाती थी, मतलब एक सिलेबस का, जैसे GS 1 है तो अगर मैंने GS 1 उठाया तो मैं पहले हिस्ट्री कंप्लीट करूंगी। कई मतलब टॉपर्स ऐसे भी करते, कोई 2 सब्जेक्ट उठा लेते हैं, मतलब आप पॉलिटी के साथ हिस्ट्री कर रहे हैं, ज्योग्राफी कर रहे हैं, वो आपकी क्लासेस चलती होंगी तो आप उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। लेकिन मैं ऐसे ही करती थी कि एक सब्जेक्ट पढ़ती थी, ठीक है, और एक सब्जेक्ट के साथ हमारा करंट अफेयर्स भी चल रहा है, न्यूज़पेपर भी चल रहा है, फिर रिवीजन भी करना है। तो मुझे लगता है कि मैं एक सब्जेक्ट लेके चलती थी। जैसे मेरा हिस्ट्री शुरू हुआ तो जैसे NCERT शुरू की मैंने, उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है वो शुरू की, उसके बाद दोबारा से रिवीजन किया। तो आप अपने हिसाब से देखेंगे कि आपको एक सब्जेक्ट शुरू करना है या 2 सब्जेक्ट शुरू करने हैं, पर मैंने एक सब्जेक्ट शुरू किया था। मतलब बीच में अगर कुछ मुझे समझ में नहीं आता था तो मैं छोड़ देती थी कि ये बाद में कर लेंगे, मतलब अभी अगर नहीं आ रहा है, मतलब जब मैं देख लेती थी ऑनलाइन सारा कि नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उसके बाद मैं दूसरा स्टार्ट करती थी। तो आपके पास तो टीचर्स हैं, आप तो मतलब आपस में दोस्त भी सारे UPSC वाले हैं, तो मतलब फ्रेंड से भी हो सकता है, टीचर से भी हो सकता है, आपका मतलब जो भी डाउट हो, ठीक है। और उसके बाद मैं थोड़ा प्रीलिम्स मेंस और ऐसे करके बता देती हूँ थोड़ा सा। सर ये इरेज कैसे होगा? देखिए प्रीलिम्स में पता है 2 पेपर, पहला GS वाला, दूसरा ठीक है। अभी प्रीलिम्स आप सब देंगे ना इस बार 24 में? नो 24 कोई देगा, कोई नहीं, ठीक है। पहला पेपर GS वाला, ठीक है, और दूसरा पेपर CSET। देखिए मैं इतना कहूंगी कि अभी प्रीलिम्स थोड़ा टफ होता जा रहा है, तो प्रीलिम्स को मतलब हम लाइटली ना लें, और हिंदी मीडियम में तो वैसे ही प्रीलिम्स में थोड़ा सा होता है डिफिकल्ट, है ना। तो प्रीलिम्स को आप एकदम छोड़े ना, पूरा फोकस रखें। मेंस पे तो रखना ही है क्योंकि रैंक कोई बनाएगा, लेकिन प्रीलिम्स को हल्के में नहीं लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं CSET बता देती हूँ। देखिए CSEट, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, मेरा मैथ्स ठीक था, मेरी इंग्लिश ठीक थी, तो शायद मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ CSET के लिए, लेकिन आपकी क्लासेस चलती होंगी तो CSET आप देख लीजिएगा। मतलब CSET में वैसे भी क्वालिफाइंग की है, लेकिन वैसे कोई हल्के में नहीं लेना है ना। बच्चों को मैंने देखा है, कई बच्चे मतलब मेरे साथ भी थे जिनका GS में 120 स्कोर हो रहा था और CSET नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं करना है कि CSET को एकदम लाइटली ले लेना है। CSET भी पढ़ना है, लेकिन पता है ना मतलब इसी से बनता है, लिस्ट इसी से बनेगी, तो इस पे फोकस रखना है, लेकिन इसको भी साथ साथ लेके चलना है। तो CSET के लिए थोड़ा सा मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन बस यही है कि मैं ऐसे करती थी CSET में कि मैक्सिमम मैथ्स वाले क्वेश्चन सोल्व करती थी। मैंने तो अपने नंबर नहीं देखे, लेकिन बच्चों ने देख लिए कि दिव्या मैम 1-2 नंबर से ही हुई है, 3 नंबर से ही हुई है, तो मतलब होना ही है, बस क्वालिफाई करना है, उसमें टॉप थोड़ी करना है। तो बस मैंने ऐसे किया था, मैक्सिमम मैंने मैथ्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ताकि मतलब मेरे एकदम आंसर निकल गए थे, तो मुझे पता था ये ठीक ही है। तो मैं अटेम्प्ट भी ऐसे ही करके आई थी, एकदम मतलब ऐसे करके कि हाँ बस पास होना है, क्वालिफाई करना है, वही। तो CSET का आप देख लीजिएगा। मैं GS का बता देती हूँ थोड़ा सा। देखिए 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अगर आप अच्छे से पूरी ईमानदारी से पढ़ते हैं तो मैक्सिमम 40 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ आते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे, है ना, शायद आते हैं, लेकिन 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मतलब वहां अगर आप मेंटली स्टेबल हैं और एक्टिव हैं तो ही कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड आपको पता ही है, वो अपनाना पड़ेगा। और जितना हमने पढ़ा है, देखिए UPSC थोड़ा सा अब डायनेमिक हो रहा है, मतलब इंटरकनेक्टेड करके पूछता है। जैसे करंट में अगर कोई न्यूज चल रही है तो उसका वो बेसिक पूछेगा, उसकी हिस्ट्री उठा के पूछेगा, तो ऐसे हमें डायनेमिक अप्रोच लेके पढ़ना है, ठीक है। तो
ठीक है। तो कोशिश करना कि जितने ज्यादा हो सके, मतलब कोई क्वेश्चन अगर ऐसा है कि एकदम ब्लैंक है, मतलब लग रहा है कि देखा ही पहली बार है और कुछ भी नहीं हो सकता है, तो सिर्फ आप उसको छोड़िए। अगर कहीं आपका 50-50 हो रहा है एलिमिनेशन से, या आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत शायद आता है, तो रिस्क ले लीजिए। ठीक है, मुझे लगता है कि रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर 92 भी आप क्वेश्चन सही करेंगे तो मुझे लगता है कट ऑफ मैक्सिमम 50 तक जाती है। क्वेश्चंस की बात कर रही मैं, मैक्सिमम 50 तक जाती है। तो हमारे पास 42 क्वेश्चन हैं ऐसे जो हम रिस्क लेके कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करने चाहिए। मैंने मैक्सिमम अटेम्प्ट किए थे, मतलब 90 से ऊपर ही, 92 तक। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। और प्रीलिम्स के लिए देखिए, प्रीलिम्स जब आपका प्रीलिम्स है उससे कम से कम मुझे लगता है 4 महीने पहले, 3-4 महीने पहले आप एकदम प्रीलिम्स पे फोकस हो जाइए। मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो आई थिंक अगस्त 2020, मतलब कुछ ऐसा था, और प्रीलिम्स था उस टाइम जून में, लेकिन वो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया था, तो थोड़ा टाइम मिल गया था एक्स्ट्रा, शायद अच्छा था लग इसलिए। तो मतलब अगर आपका इस बार मई में है तो आप उस हिसाब से मतलब कैलकुलेट करके 3-4 महीने पहले से एकदम प्रीलिम्स पे फोकस, एकदम प्रीलिम्स पे, क्योंकि अगर प्रीलिम्स हो गया तो प्रीलिम्स के बाद भी हमें 3 महीने मिलते हैं। मतलब इतना अगर हमने पढ़ा हुआ है तो हम उस 3 महीने में भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो प्रीलिम्स को एकदम हल्के में ना लें। मैं मतलब लिटरली बता रही हूँ, जब मेरा प्रीलिम्स हो गया था तो मुझे ये लगता था कि इस बार मेंस ना दूं, क्योंकि मेंस की तैयारी नहीं है उतनी अच्छी, मुझे लगा कि नहीं होएगा मेंस तो। लेकिन जब मतलब वो 3 महीने अच्छे से प्रिपरेशन की और पूरी मेहनत की तो हो गया। तो इसलिए प्रीलिम्स अच्छे से करना है 3-4 महीने में। अभी इस बार शायद आपका मई में है ना, 28 को कुछ है। हाँ, तो मतलब 3-4 महीने आप कैलकुलेट करें, फरवरी से मतलब स्टार्ट कर दीजिए प्रीलिम्स की पढ़ाई, मतलब एकदम प्रीलिम्स पे फोकस हो जाए। देखो सिलेबस तो सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, सोर्सेज भी हमारे सेम ही है, वही न्यूज़पेपर, वही बेसिक, लेकिन थोड़ा सा बस अप्रोच चेंज हो जाती है। प्रीलिम्स में थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाते हैं, वैसे अब तो थोड़ा सा वो और भी डायनेमिक पूछने लगे कॉन्सेप्ट को घुसा के, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मतलब थोड़ा सा बस अप्रोच चेंज होएगा, पढ़ाई आपकी हो ही रहेगी, है ना। तो प्रीलिम्स आप 3-4 महीने पहले से शुरू कर दीजिए ना। और प्रीलिम्स के लिए जो मतलब स्पेसिफिक मैंने किया, देखिए ज्यादा नोट्स मत बनाइएगा। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे डेली, कौन सा पढ़ते हैं? ना हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मतलब इंग्लिश का पढ़ते हैं ना, नहीं पढ़ते? मतलब देखिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश का पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जब मैंने हिंदू शुरू किया था, एकदम शुरू में जब मेरी प्रिपरेशन शुरू हुई, तो मेरे को शायद 3 घंटे लगते थे, 3 घंटे लगते थे, और मैं हिंदू में लगाती थी 3 घंटे, क्योंकि मुझे ये जो फोबिया होता है कि हाँ इंग्लिश वाले हिंदू पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है हिंदू पढ़ लेना चाहिए। मतलब वेदर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आप कोई भी प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन एक बार इंग्लिश का देख लेना चाहिए। मैंने क्या किया था, जैसे शुरुआत में मैंने 3-4 महीने पढ़ा था हिंदू, मतलब मैं मंगवाती थी गाँव में और पढ़ती थी उसको, लेकिन उसके बाद मुझे ये हो गया था कि हाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है मुझे पता चल गया। जब मैंने इतना टाइम दिया तो फिर मैं उसका बस एनालिसिस देख लेती थी यूट्यूब पे। मतलब आप किसी का भी देख लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, मैं कोई प्रेफर नहीं करूंगी, जो भी आपको अच्छा लगे आप 1-2 दिन देख लीजिए ना। एनालाइज आप जब देखते हैं तो उससे क्या फायदा होता है, एक तो आपको पहले से पता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरा जब हम सुनते हैं कोई चीज और सामने वाला समझाता है तो ज्यादा याद रहती है। तो इसलिए एनालाइज जरूर देख लीजिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का होता है, तो ये जरूर। मतलब मैंने तो मतलब नोट्स भी बनाए थे हिंदू के, लेकिन वो रिवीजन नहीं हो पाया उनका, लेकिन मुझे लगता है कुछ फायदा हुआ था, क्योंकि जब मैं लिखती हूँ, मतलब आप भी जब लिखते होंगे तो याद तो होता ही है थोड़ा बहुत, तो मैंने तो नोट्स भी बनाए थे, और आप भी बना लेना। आप मतलब ज्यादा बड़े मत बनाना कि लास्ट टाइम पे हम रिवीजन ना कर पाए। मतलब क्या कर लेना कि प्रीलिम्स के लिए एक अलग से नोटबुक बनाना, और द हिंदू में कोई भी फैक्ट आता है, जैसे कोई रिपोर्ट आती है, कोई फैक्ट आता है, ये शायद प्रीलिम्स में कम काम आए लेकिन मेंस में बहुत काम आता है। मेंस में दिक्कत यही हो जाती है कि पता तो होता है हमें क्वेश्चन, लेकिन दूसरों से अलग बनाना है। अब अलग बनाने के लिए कुछ फैक्ट चाहिए, डाटा चाहिए, तो जो आप हिंदू पढ़ेंगे उस टाइम आप मतलब राइट डाउन करेंगे, वो आप मेंस में यूज करेंगे। तो इसलिए हिंदू में से फैक्ट और डाटा आपको नोट डाउन करनी है, अलग से एक कॉपी बना लीजिए।
ये रक्षा की जगह वो विदेश लिख देते हैं, और मतलब संविधान सभा में किस किस को शामिल करेंगे तो थोड़ा सा घुमा फिरा देते हैं। तो जब हम क्विज करेंगे तो पता चल जाएगा कि शायद ये पॉइंट हमसे छूट गया था, तो इसलिए क्विज जरूरी है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स से मतलब मैंने ही शायद 60 लगाए होंगे, 60 मतलब टेस्ट किए थे मैंने। ऐसे तो नहीं दिए कहीं टेस्ट, मैंने मतलब ले लिए थे वहीं से, और मतलब प्रिंटेड, और मैं बस कर लेती थी और फिर मैच कर लेती थी, और फिर उसका जो भी सॉल्यूशन था जो मुझे नोट डाउन करना होता था वो नोट डाउन। तो मतलब कम से कम 60 तो आपको करने ही हैं, हर हाल में करने। और ऐसे नहीं कि कर लेने और फिर बस छोड़ देने कि ठीक है इतना सही हो गया, मतलब करने के बाद हमें उसका सॉल्यूशन भी देखना है, ये भी देखना है कि कहाँ गलती हुई, कौन सा हमें नहीं आया, कौन सा आया। तो मतलब 2 महीने पहले अगर आप डेली भी एक टेस्ट करेंगे तो 60 मतलब मोर देन इनफ है, इतना ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए इतना ही। आपको कुछ पूछना हो प्रीलिम्स के लिए, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए, कि घबराहट होती है ऐसा कुछ? पर आप तो सब नए बच्चे हैं, पहली बार जाएंगे शायद, है ना प्रीलिम्स देने। कुछ पूछना है बस प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। मेंस पे आते हैं, बाद में याद आए तो बाद में पूछ लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए। मेंस में देखिए पैटर्न आपको सबको पता है, कितने पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। ऐसे का होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा ऑप्शनल होता है ना, और फिर कंपल्सरी होता है। कंपल्सरी में हिंदी में तो हमें दिक्कत होती नहीं है, देखते ही नहीं है हिंदी वाला तो, है ना। इंग्लिश वाला थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हाँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो कंपल्सरी सबसे पहले बता देती हूँ। जैसे कंपल्सरी के लिए कुछ नहीं पढ़ना, मतलब बिल्कुल पढ़त नहीं लेनी कंपल्सरी वाले की कि हाय इंग्लिश का है, नहीं ऐसे कुछ नहीं। बस अगर आप डेली हिंदू पढ़ रहे हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं तो इतनी इंग्लिश तो आपकी वैसे ही ठीक हो जाएगी, ठीक है। और बस इतना सा करना है कंपल्सरी के लिए कि जब आप मेंस लिखने जाएं उससे पहले 2 पेपर, बस मैक्सिमम 2 कंपल्सरी के पेपर अगर आप लिख लेंगे बैठ के यहाँ कोचिंग में, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब मैं कहाँ रुक रहा हूँ, कहाँ मतलब मुझे दिक्कत हो रही है ना। तो 2 मतलब पेपर मैंने तो खैर नहीं लिखा एक भी, लेकिन लिख लेना, मतलब मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कि लिख लेना चाहिए। मतलब मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक है तो मुझे लगा कि हो जाएगा इंग्लिश वाला तो लेकिन दे लेना 1-2 टेस्ट, तो उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। मतलब क्या ये 3 ही घंटे लगते हैं, क्या ही जाता है जब भेज देंगे उस टाइम। तो एक कंपल्सरी के लिए जो मैं बताऊंगी ऐसे आता है, इसमें पहला क्वेश्चन ऐसे आता है, शायद 100 नंबर का आता है, इंग्लिश में लिखना होता है। वो टॉपिक एकदम मतलब सिंपल होते हैं, एजुकेशन होगा, वुमेन होगा, हेल्थ होगा, या कुछ ऐसा मीडिया, सोशल मीडिया, कुछ ऐसा होगा। लेकिन बस एक काम करना है, पूरे पेज भर देना है, 6 पेज आते हैं इसमें। मतलब उसको ये लगना चाहिए कि इतनी इंग्लिश आती है कि भर दिया। आप प्लेटफॉर्म में से बोलने को नहीं चाहिए, लेकिन इतनी इंग्लिश तो हमारी ठीक है कि लिख देंगे। तो मतलब पूरे पेज भर के आ रहे हैं 6, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि इसको आता नहीं था इसलिए पेज खाली रह गया। 6 पेज पूरे भरने, और 1-2 पोएम याद कर लेंगे इंग्लिश में, ठीक है। मतलब जो कोट्स डाल सके, थोड़े खतरनाक 1-2 ऐसे हो कि उसको लगेगा तो जैसे मतलब मोस्टली रॉबर्ट फ्रॉस्ट के होते हैं जो माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और एक जॉन कीट्स के हैं 1-2, तो एक वो रविंद्रनाथ टैगोर का मैं तो हर में लिखती थी, where the mind is without fear and the head is held high। वो लंबा सा था, मैंने पूरा याद कर लिया था, ये चेप के आना है कि आए। तो इसलिए पोएम याद कर ले, मतलब कोई भी कोट्स, मतलब अच्छे कोई नेल्सन मंडेला के कोट्स हो या कोई पोएम हो जो अच्छे हो, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी थोड़े से स्टैंडर्ड वाले हो, नेल्सन मंडेला के, गांधी जी के हैं, विवेकानंद के हैं, ऐसे कोट्स। बस इसके लिए यही है। ग्रामर थोड़ी सी देख लीजिएगा लास्ट टाइम पे, मतलब कि ग्रामर में मतलब 20-25 नंबर मिल जाएं, ताकि ये ना लगे कि ग्रामर एकदम ऐसे है। तो बस कंपल्सरी के लिए इतना है। आप 1-2 टेस्ट देंगे ना तो उससे पता चल जाएगा कि मतलब कैसा आ जा रहा है। कंपल्सरी के लिए इतना है। उसके बाद GS1
हिस्ट्री है, इसमें ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, ठीक है। तो देखिए हिस्ट्री के लिए आपको क्लासेस चलती होंगी, नोट्स मिलते होंगे, मेरे सोर्सेस थोड़े अलग रहे हैं, लेकिन दैट डजंट मैटर, मतलब ठीक है, सोर्सेस वो सारे कवर आपके टीचर्स करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस जितना आपको पढ़ाया जाए पूरी ईमानदारी से पढ़ना है, मतलब एकदम सीरियस, इस बार एकदम सीरियस पढ़ाई एकदम सीरियसली करनी है, कोई उसमें ऐसे नहीं कि नहीं। आप जितनी मेहनत से करेंगे ना, तभी मतलब जब ऐसे लगेगा आपको कि हाँ मतलब हम एफर्ट कर रहे हैं, तभी भगवान जी को लगेगा कि हाँ ये बच्चा एफर्ट कर रहा है ना। तो पहले खुद को लगना चाहिए कि हाँ हम एफर्ट कर रहे हैं। तो देखिए मैंने पूरी ईमानदारी से पढ़ाई की है, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं रही है, तभी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि आप सोचें कि यूपीएससी ऐसे ही हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा। अगर आप पूरी मेहनत से पूरी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं देन ओनली, ठीक है। आप अपनी मतलब रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे, वो हमें नहीं सोचना है कि क्या रिजल्ट रहेगा, बस आप अपना पूरा एफर्ट लगाइए, आप अपना पूरा एफर्ट लगाइए, पूरी ईमानदारी से पढ़िए, जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो आपको रिवीजन के लिए बोला जा रहा है, जो आपके डेली के टारगेट्स हैं, आप एकदम कंप्लीट करिए उनको। देखिए टारगेट हमेशा मैं ऐसे सेट करती थी, थोड़ा ज्यादा सेट करती थी, जैसे मान लो एक दिन में स्पेक्ट्रम के 500-200 पेज पढ़े जाते हैं, मैं 250 लेके चलती थी कि आज 250 पढ़ने, क्योंकि मुझे पता था पढ़े तो जाएंगे नहीं 250 लेकिन मैं सोचती थी 250 पढ़ने हैं तो मैं 180 तक पहुंच जाती थी, पढ़ने होते हैं 200, मैं 250 लेके चलती थी तो 180 तक पूरे हो जाते थे। अगर इतना भी हो गया कि आप अपने डेली टारगेट्स के 60-70% भी पूरा कर रहे हैं, आप रात को सो रहे हैं जाके, तो आपको ये फील हो रहा है कि हाँ मैंने मेहनत की है और जितना मेरा टारगेट था शायद कंप्लीट हो गया, तो मुझे लगता है मतलब ऐसी कोई भी रुकावट नहीं आएगी जो आपको आईएएस बनने से रोक दे, ठीक है। ठीक है, वापस आते हैं जीएस 1 पे। देखिए जीएस 1 में थोड़ा सा बेसिक अच्छे से पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री है आपको फ्रीडम स्ट्रगल एकदम अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उससे आएगा ही। ज्योग्राफी की क्लाइमेटोलॉजी है या फिजिकल ज्योग्राफी है, ओशनोग्राफी है, जो भी है इसमें थोड़ा बेसिक पूछते हैं, मतलब बेसिक आपको अच्छे से करना है, अर्थक्वेक्स के बारे में, डिजास्टर्स के बारे में, जो भी मतलब बेसिक आपको अच्छे से करना है फर्स्ट वाले पेपर में। सोसाइटी आप मतलब मेंस से 65 पढ़ लीजिएगा, या सोसाइटी के लिए आप डेली जो भी मतलब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उससे कवर हो जाएगा, और सोसाइटी के लिए आपकी क्लासेस होती होंगी तो आप वहां से देख लीजिएगा। लेकिन इसमें मुझे लगता है थोड़ा बेसिक का ज्यादा रोल होता है, करंट अफेयर्स जीएस 1 में थोड़ा सा कम होता है, बेसिक ज्यादा होता है, तो इस पे आप बेसिक पे एकदम कमांड रखिए जीएस 1 में, ठीक है। और अपना मतलब आप क्वेश्चंस देख लीजिए, सबसे ज्यादा शायद हिस्ट्री से ही आते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल वाले मूवमेंट से। वैसे तो देखिए यूपीएससी डायनेमिक है, कभी कुछ भी पूछ ले, मतलब पोर्शन कुछ भी चेंज कर दे, हो सकता है इस बार ज्योग्राफी के ज्यादा है जाए, तो आप ऐसे मतलब एकदम फिक्स करके ना चले, जो भी आपका सिलेबस है, जो भी यूपीएससी का सिलेबस है वो सारा अच्छे से कवर करें, ठीक है। अब जीएस 2 पे, इसमें वही पॉलिटी है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मतलब कोई स्पेसिफिक मैंने ऐसा कुछ बुक्स नहीं पढ़ी, मतलब आप डेली जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और मेंस के टाइम में जो आपकी जो टेस्ट सीरीज होंगी उसके जो मॉडल आंसर्स मिलते हैं वहीं से इंटरनेशनल रिलेशंस हो जाता है, क्योंकि अभी शायद 2 क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के लास्ट में, तो वो मुझे लगता है वहीं से कवर हो जाएंगे। मतलब देखिए स्मार्ट वर्क करना है, 1 साल में करना है तो स्मार्ट वर्क करना है। अब इतना वास्ट सिलेबस है, अगर हम सारी चीजें सोचे कि सारे रिसोर्सेज कंप्लीट करें तो शायद रिवीजन के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो जीएस 2 के लिए पॉलिटी ये एकदम अच्छे से, मतलब जो भी लक्ष्मीकांत है या जो भी आपकी कोचिंग की जो भी बुक है जो आपको मिली हुई है उसको इतनी बार पढ़ना है कि मतलब टिप्स पे हो जाए। मैंने लक्ष्मीकांत कम से कम 10-12 बार पढ़ी होगी, 10-12 बार, मतलब ऐसे कि मुझे एकदम ये हो गया था कि हाँ कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है, ऐसे। तो एकदम मतलब सारे कॉन्सेप्ट एकदम आपके टिप्स पे हो जाए, ऐसे आपको पढ़नी है पॉलिटी। और आईआर के लिए मैंने बता दिया, आईआर के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और मतलब मेंस के टाइम आपको जो दृष्टि से सीरीज मिलती है, टेस्ट सीरीज, उसमें मॉडल आंसर से हो जाएगा वो, आप उस टाइम 3 महीने होते हैं तो कवर करेंगे। अब जीएस 3 ये सबसे टफ, ये वाला पेपर आता ही नहीं
सिक्योरिटी है, साइंस एंड टेक है। हाँ, इसमें थोड़ा सा डायनेमिक होता है और थोड़ा इसमें करंट ज्यादा आता है। मुझे थोड़ी करंट से दिक्कत रहती थी क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि आप बेसिक भी कवर कर लें और फिर करंट भी कर लें, रिवीजन भी कर लें। तो करंट में थोड़ी सी मुझे दिक्कत आती थी, आपको नहीं आएगी करंट क्योंकि आप मेरे से ज्यादा सिंसियर है ना। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता दिया, आपको न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और आपकी क्लासेस जो चलती हैं इकोनॉमिक्स के लिए, मतलब और सिक्योरिटी का, डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब बेसिक आइडिया हो, जैसे एनडीआरएफ है, एनडीएमए की जो गाइडलाइंस हैं सब में वही है। मतलब कोई भी आपदा आएगी तो आप कैसे, मतलब क्या क्या स्टेप्स होंगे आपके, तो वो सारे, ठीक है। आप जीएस को, ये वाला पेपर सबसे अच्छा है हमारे लिए, जीएस को, मतलब इसमें हम सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इसको मतलब ऐसे लाइटली लेंगे ना। लास्ट टाइम मैंने ऐसे ले लिया था तो शायद मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाए, तो इसको, इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं जीएस 4 में, इसलिए इसको एकदम अच्छे। और इसमें पढ़ना भी ज्यादा नहीं है, मतलब जो भी आपकी बुक्स हैं, जो बेसिक आपका मतलब सिलेबस है उसके हिसाब से जो आपको कोचिंग से मिली है, जो भी आप पढ़ेंगे वो एक बार पढ़ लेनी है। उसके बाद तो ये मतलब प्रैक्टिकल है, आपको केस स्टडी मिलेगी, आपको सोल्व करनी है। और केस स्टडी के लिए मैं कहूंगी आपकी टेस्ट सीरीज ले लेनी, मतलब जितनी ज्यादा से ज्यादा आप केस स्टडीज देखेंगे उतने मतलब आपको ये रहेगा कि हाँ मतलब ये मैंने सोल्व कर ली, ये वाली प्रॉब्लम, ये वाली प्रॉब्लम। तो जीएस 4 के लिए मुझे लगता है टेस्ट सीरीज सबसे मतलब लगानी चाहिए सबसे ज्यादा जीएस 4 के लिए। और मैं आपको केस स्टडी का थोड़ा सा बता दूंगी कि कैसे लिखना है उस टाइम, ठीक है। तो जीएस 4 के लिए आप आ जाते हैं ऑप्शनल पे, ये मेरा फेवरेट, ठीक है। ये वाला मेरा फेवरेट है। तो हिंदी लिटरेचर था मेरा ऑप्शन, तो आप में से भी ज्यादातर बच्चों का होगा हिंदी। अच्छा, कुछ का हिस्ट्री होगा शायद, पर हिस्ट्री में भी अच्छे नंबर मिलते हैं हिंदी मीडियम वालों को, लेकिन हिंदी में भी अच्छे मिलते हैं मतलब। तो ऑप्शन में 2 पेपर हैं। पैटर्न आपको पता है ना सारा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 किसमें अटेम्प्ट करने हैं, पहले वाला 5 वाला कंपलसरी है और फिर सेलेक्ट करने हैं हमें इसमें से। तो देखिए, इसके जो पहला पार्ट होता है, पहला पेपर का क्या खंड होता है, जो इसमें ये भाषा वाला है, इसमें आप जितने मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, जितने मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। मतलब ये तो एकदम, मैं भाषा वाले के लिए कोई भी कुछ प्रेफर नहीं करूंगी, बस सर के जो नोट्स हैं एकदम मतलब रट लेना है उनको एकदम अच्छे से। मैं मतलब ऐसे लगा लो कि जैसे ऐसे पूछा गया अवट, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं पहले वाले पेपर में, तो वही सर के नोट से उठा के डायरेक्ट, जैसे अवट जैसे अवट की विशेषताएं पूछता है वो व्याकरणिक, तो एकदम मतलब कट कॉपी पेस्ट कर देना है वहां से, एकदम मतलब नोट्स एकदम रट लेना। इसका जो पहला पार्ट है ना, क्या खंड जो भाषा वाला है, वो सीधा नोट्स में से आएगा। मैंने कोई क्लासेस नहीं ली, सिर्फ नोट्स पढ़े थे, सिर्फ नोट्स। लेकिन नोट्स मैंने इतनी बार पढ़े थे कि मतलब एकदम मुझे याद हो गए थे। जैसे सर का जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है ना नोट्स में, मैं पेपर में वो पहले नंबर पे लिख के आई, दूसरा है वो दूसरे नंबर पे लिख, मतलब इस कदर मैंने उसको रट लिया था कि पहला वाला पॉइंट पहले नंबर पे, दूसरा वाला दूसरे पे, ऐसे। और भाषा खंड में मतलब ये हमारे पास होता है कि वो एकदम कुछ अलग नहीं पूछेंगे, सीधा पूछेंगे। आप देख लीजिएगा इस बार का पेपर जो ऑप्शन को हुआ है, लास्ट बार का जो हुआ है, सीधा पूछेंगे कि अवट की व्याकरणिक विशेषताएं बताएं, और सर के नोट्स में सीधा हेडिंग है कि अवट की व्याकरणिक विशेषताएं, तो आपको सीधा कॉपी पेस्ट करना है। तो ये वाला जो खंड है, इसके लिए मैं सिर्फ सर के नोट्स प्रीफर करूंगी। आप तो शायद क्लासेस में देखते होंगे, तो और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उस चीज के लिए, तो इसके लिए बस ये। और लास्ट में टेस्ट सीरीज, तो वो मैं बता दूंगी लास्ट में। फिर सेकंड वाला है, उसमें वही आदिकाल वाला सारा, नीतिकाल, सारा जो भी हमारा सिलेबस है, पढ़ना नोट से ही है, सर की क्लासेस से ही पढ़ना है। लेकिन मैं बस इसका मैं इसमें से अटेम्प्ट करती थी, इसमें से मतलब मुझे इस बार 145 मिले हैं इस वाले में, तो मतलब गुड स्कोर है। तो इस वाले तो इस
सही हो जाए, मतलब ऐसा चांस ना छोड़े हम कि एक भी व्याख्या हमारी गलत हो, क्योंकि अगर आपकी 10 की 10 व्याख्या सही है तो वो अलग ही इम्पैक्ट जाता है कि बच्चे की 10 की 10 व्याख्या सही है, तो मतलब फिर वो बाद में भी मार्किंग पे असर डालता है। तो व्याख्या आपकी एकदम 10 की 10 सही होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड वाले पेपर में क्या करना है, सेकंड वाले पेपर पता है ना आपको, गोदान ये सब है उसमें, तो थोड़े से ना एग्जांपल्स बदल लीजिए, मतलब एग्जांपल्स जैसे सर के नोट से सब पढ़ते हैं, सबके सेम एग्जांपल हैं, अब पेपर जब एग्जामिनर चेक करेगा तो सबको सेम एग्जांपल मिलेंगे, सबके वही एग्जांपल हैं, तो थोड़े से मुझे लगता है आप एग्जांपल चेंज कर दीजिए। जैसे गोदान हम पढ़ेंगे, मेलाचल हम पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, तो उसमें से हमें लगे जैसे नोट्स आप लेके बैठ रहे हैं और हमें लगे कि इस एग्जांपल की जगह ये वाला एग्जांपल सेट हो सकता है, तो एग्जांपल चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा मतलब उससे अलग लगता है। मैंने इस बार लास्ट टाइम तो मैंने वही कॉपी पेस्ट किया है, इस बार मैंने थोड़ा सा अलग किया है, मतलब एग्जांपल्स थोड़े से चेंज करके, तो देखते हो। लेकिन मुझे लगता है मतलब जैसे सर से बात हुई है जिनसे भी कि एग्जांपल थोड़े से बदल दीजिए, उससे थोड़ा सा इफेक्ट होता है, ठीक है। और ऑप्शनल में तो क्या बताऊं, ऑप्शनल में तो बस देखिए रिवीजन पे है। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शनल, मैं जब प्रीलिम्स मेरा हो गया था उस टाइम तक मेरा सिर्फ ऑप्शनल अच्छे से तैयार था, एकदम अच्छे से तैयार है, तो मुझे लगता है ऑप्शनल आप एकदम अच्छे से कर लीजिए। ऑप्शनल में 270 प्लस तो लाने ही लाने हर हाल में, मतलब 300 अगर आ गए तो आईएससी सीधा है, ठीक है, तो 270 प्लस से ऊपर लाने ही लाने, मतलब 270 प्लस लाने ही लाने, 300 अगर आ जाए तो फिर बात ही क्या है। तो ऑप्शनल के लिए मैं बस ये बोलूंगी कि बार बार रिवीजन करना है। देखो हिंदी में हमारे एक फायदा होता है कि अपडेट नहीं करना है, कुछ न्यूज़पेपर से नहीं जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, बस सीधा क्या करना है, रटना है, जितना आप मतलब अच्छे से रट सकते पहला पेपर, दूसरा वाला पेपर थोड़ा सा समझना भी है, मतलब समझ में आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है उस हिसाब से। तो ऑप्शनल आप अच्छे से कर ले, मतलब अगर ऑप्शनल पे कमांड हो गई तो कुछ जीएस वाला मतलब मैनेज हो जाएगा अगर कहीं मिस्टेक हुई, ठीक है। और टेस्ट सीरीज, जैसे ऑप्शन के 16 टेस्ट मिलते हैं, वो लिखने हैं, मन नहीं करेगा बिल्कुल लिखने का, मैंने तो 2 ही लिखे थे लेकिन लिखने हैं बिल्कुल भी। मैंने सोचा था लास्ट टाइम कि इस बार अगली बार सारे लिखूंगी, लेकिन इस बार 3 तक ही हुआ 3 लेकिन लिख लेना, क्योंकि मैंने चाहे लिखे नहीं हो लेकिन मैंने सारे मतलब जितने भी टेस्ट थे उनकी फ्रेमिंग कर ली थी। जैसे टेस्ट लेके और पहला क्वेश्चन है तो मैं क्या लिखूंगी और फिर देख के अच्छा इसमें ये वाला मैंने नहीं लिखा, तो मतलब एक टाइप से वो यही हो जाता है कि आप फ्रेमिंग ऐसे कर लें कि आपकी मतलब नजरों से सारे क्वेश्चन निकल जाएं, अगर ये वाला है तो ऐसे लिखना। देखो लिखना थोड़ा टफ होता है और उस टाइम मेंस के टाइम इतना प्रेशर होता है कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है और फिर लिखना, लेकिन फिर भी मुझे लगता है थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाना चाहिए और लिख लेना, मतलब कम से कम 8-9 तो लिख ही लेना, मतलब कोशिश करना कि सारे एक बार, मतलब जो डेली टेस्ट आपके होते होंगे तो आप तो वैसे लिखते होंगे डेली टेस्ट, हमने तो नहीं लिखे, तो मतलब लिखना अच्छे से है, ताकि मतलब वहां पे जाके टाइम इतना कम होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसकी डिमांड को समझना है, उसके बाद सीधे लिखना है। इतना टाइम नहीं होता है कि हम सोचे कि अच्छा ये वाला एग्जाम्पल था, बस इतना मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि क्वेश्चन सीधा पढ़ा, डिमांड समझी और सीधा राइटिंग स्टार्ट की। मुझे एक रहता था ब्लैक पेन वाला कि क्या करें, ब्लैक पेन यूज करें ना करें, थोड़ा सा टाइमिंग ऐसा होता है, तो लास्ट टाइम मैंने खूब ब्लैक पेन यूज किया था, मतलब जितना मुझसे हो पाए, जीएस में भी और ऑप्शनल में भी ब्लैक पेन अच्छे से यूज किया था, हेडिंग वेडिंग, लेकिन आप अपनी स्पीड देख के करिएगा, मतलब क्वालिटी के चक्कर में क्वांटिटी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि आप ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं और क्वेश्चन हो रहे हैं 16 ही, ऐसे नहीं, ठीक है। ब्लैक पेन आपको तब यूज करना है तब आप इतने कंफर्टेबल हैं कि आप मतलब कर ले जाएंगे, मतलब पूरा पेपर कर ले जाएंगे ब्लैक पेन के साथ भी। तो इस बार मैंने थोड़ा कम यूज किया, तो मैंने सोचा क्वालिटी पे ध्यान देते इस बार, तो थोड़ा सा ब्लैक पेन, लेकिन आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से देखिए कि अगर आपको लगे कि आपकी स्पीड अच्छी है और आपको याद भी अच्छे से है तो थोड़ा सा यूज कर लीजिएगा, उससे थोड़ा ठीक लगता है। मतलब जेल पेन, बॉल पेन, मैंने क्वेश्चन देखे हैं ये वाले बच्चों के, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। तो मैंने जेल पेन यूज किया था, जेल से थोड़ी स्पीड मतलब फास्ट हो जाती है, स्पीड ज्यादा रहती है और थोड़ा सुंदर भी लगता है देखने में, लेकिन आप मतलब अपने हिसाब से देखिएगा, पहले टेस्ट लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा बॉल पेन से भी और जेल पेन से भी कौन सा है।
ठीक है। और अब ऐसे वाला, ऐसे में सर की बुक आती है निबंध दृष्टि वाली, वो मैंने भी पढ़ी थी, मतलब आइडिया लेने के लिए। और एक निशान जैन सर की आती है, वो भी आप देख लीजिएगा, उसमें अच्छे ऐसे, मतलब मुझे लगता है कि देखनी चाहिए आप। मतलब उसमें जो टॉपर्स ने ऐसे लिखे हैं वो सब, उसमें से मैंने क्या किया था, मैंने पढ़े तो 2-4 ही थे, लेकिन कुछ कोट्स थे उसमें बहुत अच्छे, तो मैंने सारे ऐसे में से जो कोट्स थे अच्छे अच्छे जो उन्होंने लिख रखे थे टॉपर्स में, तो वो मैंने नोट डाउन कर लिए थे। तो आप एक बार वो देख लीजिएगा, आइडिया हो जाएगा कि ऐसे ऐसे लिखना होता है, मतलब इतनी गहराई होनी चाहिए बातों में, डायमेंशंस कितने उठाने हैं, और थोड़े कोट्स मतलब अच्छे। और हिंदी साहित्य वालों को तो वैसे भी दिक्कत नहीं होती है, कोट्स इतने रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा अलग लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। और ऐसे के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पूरा जीएस का सिलेबस पढ़ रहे हैं, आप अपना ऑप्शन भी पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन की तैयारी वैसे ही हो जाएगी, मतलब सॉरी ऐसे की तैयारी वैसे ही हो जाएगी। बस हाँ, पेपर से पहले ऐसे लिख के देखना है, वो आप जब मेंटरशिप में जाएंगे, प्रीलिम्स आपका हो जाएगा, तो अपने आप आपको इतने मतलब टेस्ट लिखने पड़ेंगे कि ऐसे आप लिख लेंगे। तो ऐसे के लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं, बस थोड़ी हैंडराइटिंग सुंदर होनी चाहिए। कल बच्चों ने क्वेश्चन पूछ रखा है हैंडराइटिंग के बारे में भी, तो थोड़ी ठीक होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मतलब कम से कम एग्जामिनर आपकी हैंडराइटिंग अच्छे से समझ रहा है, उसको लग रहा है कि आप क्या लिख रहे हैं। और ऐसे में तो इतना टाइम होता है कि आप अच्छे से सोच सकते हैं, फ्रेमिंग कर सकते हैं, ब्लैक पेन अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो हैंडराइटिंग थोड़ी सी मतलब ठीक होनी चाहिए, मतलब कि ताकि सामने वाले को देखो, थोड़ा तो फर्स्ट इंप्रेशन होता ही है हैंडराइटिंग का, तो मतलब कोशिश करिए कि ठीक लिखे हैंडराइटिंग। तो ऐसे के लिए बस इतना ही, ऐसे में तो यही है। तो मेरी तरफ से तो हो गया ये, बता दो मुझे, बोलिए। देखिए मैगजीन मैंने तो नहीं पढ़ी, मतलब पर आपको पढ़ लेनी चाहिए, आपके पास अगर टाइम है और आपको लगे कि अच्छी होती है, मैंने आप बाद में देखी है कि हाँ अच्छी होती है, मतलब उस टाइम शायद टाइम की भी कमी थी और शायद हमारे घर में तो अवेलेबल नहीं होती थी, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई। तो मैगजीन मैंने कोई नहीं पढ़ी, ना योजना पढ़ी, ना कुरुक्षेत्र पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ी, ना विजन की पढ़ी मंथली। हाँ बस लास्ट में मेंस के टाइम पढ़ी थी एक बार, देख लिया था ऊपर से कि मतलब थोड़ा सा बुक्स उसमें आती है ना, अच्छी अच्छी बुक्स, तो ऐसे के लिए बुक्स को मतलब आपको क्वालिटी वाला देखना है, उसमें बुक्स आती हैं, शायद मैंने कॉलम देखा है मैगजीन में, कोई अच्छी बुक आती है तो उसके बारे में कुछ सिनॉप्सिस सा होता है उसका, तो वो नोट डाउन करेंगे आप और ऐसे में लिखेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन पढ़ लेना चाहिए थोड़ा अगर टाइम है तो। और बताइए, हाँ बोलिए। शॉर्ट नोट्स, देखिए नोट्स मैं तो ज्यादा बनाने में बिलीव नहीं करती हूँ। नोट्स मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एकदम शुरू में जब मैंने कोशिश की तो वही छाप दिए जो उसमें थे, जो लगा कि सारा इम्पोर्टेंट है, अब क्या ही छोड़ दूं इसमें से, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी लिख लूं, ये भी लिख लूं। तो मैंने ज्यादा नहीं बनाए, थोड़े थोड़े बनाए थे, मैंने बताया ना जैसे हिंदू के बनाए थे मैंने, लेकिन मेरी ये गलती हो गई कि मैंने प्रीलिम्स और मेंस के अलग अलग नहीं बनाए। आप ये करना, जब आप हिंदू पढ़े तो प्रीलिम्स की अलग नोटबुक, मेंस की अलग। आपको लगे कि कोई ऐसा फैक्चुअल है तो प्रीलिम्स वाली में नोट करना, और कोई ऐसा लगे कि मतलब अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट आया है कि हाँ उसमें हम दे सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कुछ उसके पॉजिटिव बताए गए हैं, कुछ नेगेटिव बताए गए हैं, तो वो डायरेक्ट मेंस में आ सकता है, तो आप वो मेंस वाली में नोट मतलब नोट डाउन करिए। और ऑप्शनल के लिए नोट्स मैंने नहीं बनाए, ऑप्शनल के लिए सबके नोट्स हैं, तो नोट्स बनाने में क्यों ही, मुझे लगता है ऐसा, मतलब प्रदीप द्विवेदी है, देखा होगा ना उनका भी आपने, हिंदी साहित्य में उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो मैं उनके 1-2 वीडियो देखा था जब मैंने शुरू किया, तो उन्होंने भी ये बोला था कि मैंने नहीं बनाए, तो मुझे लगा मैं भी तो मैंने भी नहीं बनाया, मुझे लगा ठीक है,
होती है हमारी नोट्स वाली, तो आप एक दिन में 1.5 भी करेंगे तो मुझे लगता है हो जाएगा। तो ऑप्शनल के लिए तो नहीं, जीएस के लिए आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ कहीं कहीं बनाने चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो बना लीजिए। और आपको तो क्लासेस में लिखवाते होंगे ना, तो वैसे ही नोट्स का भंडार है। तो हाँ बोलिए मैम, जब भी फर्स्ट टाइम बुक रीडिंग करते हैं तो वो कैसा करते हैं, और आप जब पहली बार पढ़े थे किसी भी किताब को तो आपको कितना टाइम लगा था? क्योंकि मेरे को 1 घंटे में मतलब 3-4 पेपर ही हो पाता है। 3-4 पेपर पेज। हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम स्पीड नहीं आ पाती उतनी। हाँ। तो सबके साथ ऐसा ही होता है या सिर्फ मेरे साथ? नहीं, देखिए फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे तो थोड़ा समझने में तो दिक्कत आती है ना। मैंने जब लक्ष्मीकांत पहली बार पढ़ी थी तो आई थिंक मेरी 11 दिन में पूरी हुई होगी वो, मतलब क्योंकि समझना भी उसको और पहली बार पढ़ना, और मैंने उसी से शुरुआत की थी, तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा कम हो जाता है, जैसे 7 दिन हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे फिर 6 दिन हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट बार पढ़ेंगे 5 दिन ही हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे आपकी, और इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना है कि शुरू में ऐसा हो रहा है, शुरू में सबके साथ होता है। देखिए हर कैंडिडेट को ऐसा फील होता है कि आज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो जो मतलब एक टाइम आता है जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम बहुत थोड़ा पढ़ रहे हैं या हमसे तो हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। मतलब आप कुछ ऐसा पॉइंट ढूंढिए कि आपको लगे कि उससे आप मोटिवेट होते हैं। तो बीच बीच में ऐसा भी नहीं ना रोबोट बन के पढ़ना है। मुझे लगता है 8 आवर्स मोर देन इनफ है, 8 आवर्स मोर देन इनफ है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बस बुक खोल के 8 घंटे कंप्लीट हो रहे हैं, ऐसे नहीं। 8 घंटे आपको अच्छे से पढ़ना है, मतलब मन लगा के कि आप उस टाइम सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं। मैं जब मोटिवेट मतलब डिमोटिवेट हो जाती थी कि नहीं हो रहा है, मैं बुक्स बंद करती थी, मैं अपनी मम्मी से बतियाती थी 1 घंटे आराम से। ये पढ़ाई की बात नहीं, मैं और बातें इधर उधर की जो भी होती है वो आराम से। फिर मुझे लगता था हाँ खूब टाइम खराब कर लिया है अब मैंने, और फिर मुझे लगता था कि हाँ मतलब आपको ऐसा काम करना है जिससे आपको एनर्जी मिले, आपको लगे कि हाँ भाई अब पढ़ना है। तो ऐसे घबराना बिल्कुल नहीं है कि हमसे नहीं हो रहा है, बीच बीच में ऐसे स्टेजेस आ रहे हैं कि हमें थोड़ा सा डिप्रेशन फील हो रहा है या डिमोटिवेट फील हो रहा है, उससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है, पहली बार में ही कर लेंगे, है ना। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्री को लेके अंदर बहुत डर रहता है कि प्री नहीं निकलेगा तो मैम कहाँ से निकालेंगे। तो मैम प्री के लिए मतलब उस डर को खत्म करने के लिए क्या करें, और जो पेपर होता है उसमें मतलब कि कौन कौन से ऐसे पोर्शन होते हैं जो हमको अटेंड करने चाहिए? देखो अटेंड वाला तो मैंने बता दिया कि शुरू में जब आप एक बार थोड़ी स्पीड बढ़ाइएगा, मतलब प्रीलिम्स में कि जल्दी आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, तो मैं थोड़ी जल्दी पढ़ देती थी। तो जब आप पहली बार में क्वेश्चन देख रहे हैं तो उस टाइम आप वो सारे अटेंड करेंगे जो आपको एकदम अच्छे से आते हैं, मतलब आपको लगता है कि हाँ भाई ये तो एकदम अच्छे से आते हैं, हम कर लेंगे। फिर जब आप दोबारा करेंगे, मैं क्या करती थी, जैसे जब अटेंड करती थी जो आ गए वो तो सीधा निशान लगा लिया, और जो मेरे को लगता था थोड़ा डाउट है, मतलब मैं करूंगी जरूर लेकिन थोड़ा डाउट है, उन पे मैं ऐसे मतलब सर्कल लगा देती थी, ताकि जब दोबारा मैं मतलब आऊँ गो थ्रू करूँ तो मुझे आसानी रहे कि हाँ ये वाला करना है अटेम्प्ट हर हाल में, बस ध्यान से देखना है। और जो बिल्कुल ही नहीं आता था वो एकदम लास्ट में, अगर आपके पास टाइम है, आपको लगे शायद क्वेश्चन बहुत कम अटेम्प्ट हुए हैं, सिर्फ एक करें। और एकदम डरना एकदम नहीं है प्रीलिम्स में, एकदम मैं सच्ची बता रही हूँ, कोई कितना पढ़ के जा रहा है इस बात से कोई मैटर नहीं करता है कि आप कितना पढ़ के गए, आप उस टाइम कितना स्टेबल है, मतलब उस टाइम कितना स्टेबल है आपका माइंड। देखिए ऐसा तो है नहीं कोई बिना पढ़े जाएगा उसका प्रीलिम्स हो जाएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। पढ़ना है लेकिन पढ़ाई सब करते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो यूपीएससी करने आया वो पढ़ता नहीं होगा, लेकिन हमें उस टाइम स्टेबल रहना है। इस बार मेरा रिजल्ट है, उसके 5 दिन बाद प्रीलिम्स था, और रिजल्ट नहीं आया था तब तक वैसे पढ़ाई नहीं हुई कि रिजल्ट आएगा तभी देखें, और रिजल्ट आ गया उसके बाद 5 दिन तक तो यही रहा कि रिजल्ट आया। तो एकदम मैं बिना बुक खोले और ऐसे प्रीलिम्स देने गई थी और हो गया प्रीलिम्स, क्योंकि उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस था और मतलब शायद पॉजिटिव एनर्जी थी, तो इसलिए शायद, और मुझे लगा लास्ट टाइम से बहुत अच्छा हुआ इस बार, शायद 100 क्रॉस कर जाए स्कोर। तो इसलिए आप उस टाइम कितने मेंटली एक्टिव हैं और स्टेबल
पूछा था? मैम मैंने ये पूछा था कि मतलब बहुत डर लगता है। हाँ तो मैं क्लियर नहीं हुआ तो मैं कहाँ से क्लियर करूँ? नहीं ऐसा नहीं है, हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। एनसीईआरटी कंपलसरी है क्या? एनसीईआरटी आपने कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ी थी और हम कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़े हैं? एनसीईआरटी मुझे लगता है बेसिक बुक होती है और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि पढ़ना चाहिए। अब देख लीजिए सारे टॉपर्स आई थिंक ऑलमोस्ट ये बोलेंगे कि एनसीईआरटी पढ़नी है। मुझे भी मतलब जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो एकदम एनसीईआरटी से शुरू की थी। एनसीईआरटी हिस्ट्री की पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस की पढ़नी है और ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स की 9th से स्टार्ट होती है। तो 9th वाले में तो कुछ है नहीं, पालमपुर की कहानी है। तो और वो 11th में भी एक शायद मैक्रो माइक्रो है, तो माइक्रो वाली नहीं पढ़नी है जिसमें ग्राफ है। वो तो मैं तो ऐसी थी कि मैंने तो ग्राफ भी पढ़ दिए थे। तो मतलब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, वो वाली नहीं पढ़नी है जो इसमें मैक्रो है, जिसमें मतलब मुद्रास्फीति और ये सब बताए गए हैं, वो वाला पढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है एनसीईआरटी पर पढ़ लेनी चाहिए। मतलब थोड़ा सा ना उनसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, जैसे एकदम बचपन से हम पढ़ते ही हैं, मतलब 10th 11th 10th तक तो सभी पढ़ते हैं एनसीईआरटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि जो ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी होती है वो तो इतनी इंपॉर्टेंट है, मतलब वो तो पढ़नी ही है, मस्ट है। वो जो उसमें 11th की ज्योग्राफी है, शायद फिजिकल ज्योग्राफी नाम है उसका, भौतिक भूगोल, हाँ वो वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ी हार्ड है। पहली बार में पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या ही लिख रखा है उसमें, समझ में नहीं आया क्या लिख रहा है। तो पहले बार में नहीं आएगी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, मतलब वो पढ़नी ही है वो। तो एनसीईआरटी देख लीजिए, अगर टाइम है तो मुझे लगता है पढ़ लेनी चाहिए। मतलब मैं ये बोलूंगी कि पढ़ लेनी चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 पास कर लिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट एकदम फर्स्ट रैंक चाहिए आपको। अच्छा, एक तो नीचे ऊपर लेकिन आना टॉप। हाँ भाई बिल्कुल आ सकते हैं, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, थोड़ा सा बस वही बात है कि आपकी मेहनत कितनी है, आप कितने ऑनेस्ट हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ईमानदारी बहुत मैटर करती है। आप दूसरों से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, सबसे छुपा सकते हैं, लेकिन अपने आप से नहीं छुपा सकते। इसलिए अपने प्रति ईमानदार रहिए। मतलब आपको खुद को ये फील होना चाहिए कि हाँ मैं उतनी मेहनत कर रही हूँ। मैं भगवान जी से यही कहती थी कि मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ ना, मुझे बस उतना दे दीजिए। तो शायद मुझे लगता है कि मेरे से जो लोग ऊपर हैं उन्होंने मुझसे ज्यादा मेहनत की होगी, तो इसलिए वो डिजर्व करते हैं। जब आपको खुद को ये फील होगा ना कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, तभी मुझे लगता है कि, तो इसलिए अपने प्रति ईमानदार रहिए, तो ब्रेक भी आ जाएगी, उसमें क्या बड़ी बात है। Anyone else? Yes. देखिए सिलेबस तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट्स भी आपको पता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी डिजास्टर जो भी है, जो एकदम कोर सब्जेक्ट है। जैसे पहले वाले में GS1 में हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, दूसरे वाले में पॉलिटिकल साइंस है, IR है, मतलब प्राइमरी तो नहीं लेकिन सेकेंडरी है, इतना इंपॉर्टेंट वो भी। थर्ड वाले में इकोनॉमिक्स है। ये मतलब कम से कम 10 सब्जेक्ट तो हैं। तो आप इस हिसाब से अपने मतलब टाइम दीजिए कि जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, जैसे मैंने बताया आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से इस साल में इतने क्वेश्चन पूछे गए। और मैंने देखा है आपकी तो कोचिंग में भी जो बुक्स मिलती है उनमें लिखा रहता है कि इस टॉपिक से इस साल में इतने क्वेश्चन आए, तो आपके लिए तो और भी इजी है। तो आप उस हिसाब से टाइम दीजिए, लेकिन देखिए सिलेबस पूरा करना है। मतलब हिस्ट्री का सिलेबस पूरा होना चाहिए, आपका स्पेक्ट्रम जो मतलब जो भी है, आपका जो भी रिसोर्सेज है, जो भी आपके सोर्सेज हैं वो पूरे होने चाहिए। आपको उस टाइम जब आप मेंस लिख रहे हैं तो ये टाइम ये फील होना चाहिए कि हाँ मतलब मैंने सिलेबस अच्छे से कवर किया है। टाइम मैनेजमेंट देखिए थोड़ा आपको खुद ही करना पड़ेगा उसमें। मतलब आप अगर दिन को पढ़
लिखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है, किसको कम देना है। ओके, करंट अफेयर्स जैसे हमारा एग्जाम होता है प्री, तो हम कितने दिन पहले का रेडी करें, कितने टाइम पहले का मैम करंट अफेयर्स की तैयारी हम कैसे करें कि हमारा एग्जाम अगर जून में है प्री है, तो हम कितने समय का पहले का उसको रेडी करें? मैंने बताया ना, 1 साल, मतलब 1 साल का तो आपको एकदम होना चाहिए। मैंने अगस्त में शुरू किया था, अगस्त 2020 में, और मेरा जून 2021 में प्रीलिम्स था, लेकिन वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया था 2 महीने, शायद अक्टूबर में से सितंबर में था कुछ ऐसा। तो मतलब 1 साल का तो आपको एकदम कवर करना है। आप थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, अगर आपकी कोचिंग चल रही है तो मुझे लगता है 1 साल से ज्यादा की होती होगी, तो आप इतना तो कवर करिए कि 1-1.5 साल का हो जाए। तो मैम जिनकी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है तो उसके लिए क्या करें, उसको कैसे इम्प्रूव करें? हैंडराइटिंग सुलेख वाली कॉपी आती है। आप ऐसी खराब है कि आपको उस पे दुख हो रहा है कि हैंडराइटिंग खराब है, तो उसके लिए तो सुलेख वाली कॉपी हो सकती है। मतलब एक बार लिख लीजिएगा, क्या उसमें दिक्कत है, मतलब ताकि अक्षरों की बनावट एकदम ठीक रहे। लेकिन मुझे लगता है कि हैंडराइटिंग ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन अच्छी हो तो अच्छा हो जाए। मेरी थोड़ी, मैं तो ऐसे लिखती थी एकदम जचा के एकदम, हैंडराइटिंग से नंबर दे दे वो। तो इसलिए हैंडराइटिंग थोड़ी ठीक होनी चाहिए, मैटर करता है थोड़ा सा। थैंक यू मैम। हाँ बोलिए, आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें? देखिए, आंसर राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। ये वाला पॉइंट शायद मैंने बताया नहीं, आंसर राइटिंग वाला, ये ही सब कुछ डिसाइड करेगा। आपके पास कितना ज्ञान है, दैट डजंट मैटर। आप उसको अपने एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं, वो मैटर करता है। तो आंसर राइटिंग के लिए देखिए, आंसर राइटिंग सबसे पहले तो कब से शुरू करनी है, सच्ची बताऊं? आंसर राइटिंग मैंने प्रीलिम्स के बाद की थी। ऐसा भी नहीं है कि मुझे कुछ आता नहीं था इसलिए नहीं की थी। मैं घर थी तो वहाँ थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब चेक करवाना, किससे करवाना है टेस्ट वगैरह, लेकिन मैं ऑप्शन के लिख लेती थी। मैंने बोला ना, ऑप्शन में तो मैं ऐसा मतलब हो गई थी प्रीलिम्स से पहले कि मैं टेस्ट लिख लेती थी सारे। तो ऑप्शनल की आंसर राइटिंग मैंने शुरू कर दी थी पहले से, जब मैं पढ़ती थी तो उस टाइम कर दी थी। लेकिन प्रीलिम्स की मैंने अच्छे से, मतलब 1-2 क्वेश्चन लिखे होंगे, लेकिन वो वैसे लिखे थे बस कि 10 मिनट में लिख रही हूँ, 15 मिनट में क्वेश्चन लिख रही हूँ। लेकिन एकदम सीरियस वाली प्रीलिम्स के बाद शुरू की थी। प्रीलिम्स के बाद मैंने मेंटरशिप ज्वाइन किया था दृष्टि वाला, और यहाँ मतलब इन्होंने टेस्ट सीरीज जो भी प्रोवाइड करवाई और डेली टेस्ट होते थे। लेकिन मैंने यहाँ बहुत ऑनेस्टली से किया है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने उस टाइम नहीं किया, तो मैंने यहाँ भी ऐसे ही किया। मैं डेली टेस्ट लिखती थी, मतलब जो डेली वाला होता था। और जीएस के भी मैंने लास्ट टाइम तो सारे टेस्ट लिखे थे, जितने भी हमारे टेस्ट हुए थे जीएस के 16-22 पता नहीं कितने हुए थे, तो सारे लिखे थे। लेकिन आपको इतना तैयार रहना है, ऐसा नहीं है कि अब मैंने ऐसे बोल दिया है कि मैंने नहीं लिखा तो आप भी नहीं लिखेंगे। मतलब प्रीलिम से पहले आपको सारा सिलेबस हो जाना चाहिए और आप इतनी कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए कि हाँ मैं लिख लूंगा, लिख लूंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि प्रीलिम से बाद भी अगर आप शुरू करेंगे लेकिन आप अच्छा लिखते हैं, देखिए थोड़ा सा ना लैंग्वेज मैटर करती है। अब सबकी कैपेसिटी अलग होती है, शायद मेरी कैपेसिटी आप जितनी नहीं और आपकी मेरी जितनी नहीं है, तो मैं थोड़ा, मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी मैं वैसे लिखती थी, मतलब अच्छे अच्छे शब्द, भारी भरकम वाले, अभी भूत और पता नहीं क्या क्या लिख देते थे क्वेश्चंस में, है ना। तो थोड़ी सी लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप हिंदी पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या जो भी पढ़ेंगे, और हिंदी साहित्य वालों की तो हिंदी साहित्य से हो जाती है थोड़ी सी भी, तो मुझे लगता है लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि जब आप लिखें तो अच्छा लिखें, ठीक है। तो आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको तो कोचिंग आपके पास अवेलेबल है, डेली आपके टेस्ट होते हैं, तो आपको लिख लेना चाहिए।
कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन लिखना है आपको 2 से 3 लाइन का, ठीक है। उसके बाद जो उसकी मेन बॉडी है, जो क्वेश्चन की मुख्य डिमांड है, मतलब जो उसमें पूछ रखा है। देखिए डिमांड समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मतलब वहाँ इतना प्रेशर होता है मेंस के टाइम कि आपको बस पढ़ना है क्वेश्चन, डिमांड समझना और सीधे लिखना है। इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता है कि आप उस टाइम सोच पाए। अगर आपका पेन रुक गया बीच में तो इसका मतलब क्वेश्चन छूटेगा। तो इसलिए आपको पहले से इतना प्रिपेयर होके जाना है कि उस टाइम आप इतने मतलब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप क्वेश्चन पढ़ें और डिमांड अच्छे से समझना है, एकदम अच्छे से। अगर वो रीजंस पूछ रहा है तो आपको रीजंस ही लिखने हैं। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, मुझसे भी हो गई 1-2 क्वेश्चंस में, सबसे हो जाती है शायद, लेकिन मैं मतलब आपको ये सजेस्ट करूंगी कि डिमांड एकदम गलत नहीं समझनी है। जो वो पूछ रहा है चाहे उसमें 10 सेकंड लग जाए, एक बार रुक के आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, हिंदी में भी पढ़िए, देन इंग्लिश में पढ़िए। क्योंकि कभी कभी मिसप्रिंट मतलब ऐसा मतलब ट्रांसलेशन में हो जाता है कि वो इंग्लिश में कुछ पूछ रहे, हिंदी में कुछ पूछ रहे। तो आप हिंदी का भी पढ़िए, उसके बाद इंग्लिश का पढ़िए और फिर अपनी मतलब जो उसने पूछा है एग्जैक्ट वही डिमांड लिखनी है आपको, मतलब उसका ही आंसर लिखना है। तो बॉडी में आप वही लिखेंगे जो उसकी मेन डिमांड है। उसके बाद कंक्लूजन। हाँ, और एक सेकंड, बॉडी में लिखेंगे कैसे? देखिए कोशिश करिए कि जितने एस्पेक्ट्स वो पूछ रहा है, जितने डायमेंशन वो पूछ रहे हैं, सारे कवर हो जाए। चाहे 10 नंबर का क्वेश्चन, इस बार GS2 में शायद एक क्वेश्चन आया था, ब्रिक्स के बारे में पूछा था और सार्क के बारे में पूछा था, 10 नंबर में पूछा था। उसमें उसने ये भी पूछा ये क्या होता है, इनमें डिफरेंस भी बताओ, इनमें समानताएं भी बताओ, आगे की राह भी बताओ, ये इससे अलग कैसे, मतलब 4-5 चीजें पूछी थी 10 नंबर में। और 10 नंबर में सिर्फ 2 पेज होते हैं, एक ऐसे एक ऐसे। तो कोशिश करना है चाहे आप 2-2 पॉइंट लिखें, लेकिन जितनी वो पूछ रहा है आप सारी एड्रेस करें। मतलब समानताएं भी बताएंगे आप, असमानताएं भी, जितनी वो पूछ रहा है, जितने एस्पेक्ट वो पूछ रहा है, चाहे आपको 1 पॉइंट आता हो, 2 पॉइंट होता हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन जितने वो पूछ रहा है आपको सारे एड्रेस करने हैं। दूसरा, कोशिश करनी है कि आप पॉइंट फॉर्म में लिखें, ठीक है। मतलब जितना मतलब एग्जामिनर के लिए हमें ये इजी बनाना है कि हम मतलब वो आसानी से चेक करें। आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो उसके लिए इजी रहेगा कि वो आराम से जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो समझ जाए। तो कोशिश करिए जब टेस्ट लिखें तो पॉइंट्स में लिखें। और मैं ऐसे लिखती थी, जैसे पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, मान लो 3 लाइन का यहाँ तक हो गया, उसके बाद जो उसने मेन पूछा है मैं यहाँ हेडिंग बना देती थी। ब्लैक पेन से अगर आप कंफर्टेबल है तो ब्लैक से, अदरवाइज ब्लू से बना दीजिए, क्योंकि पेन जब चेंज होता है तो वो थॉट प्रोसेस एक बार रुकती है। ये इस बार मुझे लगा कि ऐसा होता है। लास्ट टाइम तो मैंने बस पेपर पूरा कर दिया था कि पूरा हो जाए, बस किसी तरह जो आता है लिख देना है बस। लेकिन पेन चेंज भी किया लास्ट टाइम, मतलब ब्लैक ब्लू। इस बार नहीं किया, सिर्फ ब्लैक मतलब ब्लू से लिखा है, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा वो थॉट प्रोसेस रुकती है, पेन चेंज करते हैं उस टाइम। तो हेडिंग बना दीजिए बस ऐसे, आप उसको बॉक्स में कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पॉइंट डाल, उसके बाद यहाँ नंबर डालेंगे और पॉइंट्स लिखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी सब हेडिंग बनानी होती है, तो मैंने ये किसी टॉपर से सुना था, मतलब उसकी शायद कॉपी देखी होगी, शायद सुना होगा। तो मैं यहाँ ऐसे 1.1 ऐसे बनाती थी, फिर ऐसे लिखती थी इसमें ऐसे, फिर यहाँ इसके लाइन में लिखती थी 2, फिर ऐसे। तो इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब देखने में समझ में भी आता है कि ये हेडिंग है और इसकी ये सब हेडिंग्स है। 1.1 1.2 ऐसे ए लिखते हैं तो ज्यादा टाइम लगता है हिंदी वाले, तो 1 ही लिखिए, 1 फिर देन 1.1 1.2 ऐसे, ठीक है। उसके बाद आएगा कंक्लूजन। देखिए बॉडी में आपकी नॉलेज मैटर करती है, जो उसने पूछा है वो आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं, आपने अच्छे से एड्रेस किया है या नहीं, वो मैटर करता है। लेकिन कंक्लूजन आपको हमेशा कैसा लिखना है, पॉजिटिव, मतलब थोड़ा आशावादी होना चाहिए, मतलब भविष्य को मतलब अच्छा दिखाने वाला ऐसा होना चाहिए। तो कंक्लूजन में मैंने क्या किया था, मतलब 5-6 चीजें याद कर रखी, 5-6 चीजें याद कर रखी थी। जैसे एक तो अपने होते हैं SDG, एक तो हमारे होते हैं SDG, पता है ना आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास के लक्ष्य। ये वाले आपको 13 के 13 याद होने चाहिए, एकदम टिप्स पे, 2 3 4 5 सारे एकदम टिप्स है। जैसे कोई भी गरीबी में क्वेश्चन आया, मुझे याद था कि SDG 2 तो डालना ही डालना है, नो
याद है ना? याद कर लीजिए पांचों विकसित देश और जो भी हैं उनका वो वाले। मैंने पूरी कोशिश की कि क्लास में जहां भी हो सके 5 प्रण एक दो क्वेश्चंस में लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद एक था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, ये मैंने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे और ऐसे मतलब लास्ट में थोड़ा सा आशावादी होना चाहिए। और भी थे मतलब ऐसे 4-5 मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, मतलब ऐसे जो भी आपको पॉइंट मिले वो आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएंगे। या मैंने किसी टॉपर की कॉपी से और देखा था कि पता नहीं किसी देखा था कि वो कोई बुक डालते थे, जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कोई गरीबी या विकास को लेकर, अमर्त्य सेन की बुक है काफी, तो आप कोशिश करिए कि ऐसा कुछ इनोवेशन करें कि मतलब एग्जामिनर को, क्योंकि मार्क्स वही देने होते हैं लास्ट में, तो थोड़ा सा अगर उसको लगेगा कि कुछ अलग हुआ है तो आप कोशिश करिए कोई बुक जो अच्छी है, मतलब अमर्त्य सेन की है, जो भी मतलब अच्छे लोग हैं इकोनॉमिक्स में या पॉलिटिक्स में, आप उनकी बुक कोट कर दें मतलब नीचे कि इस बुक में भी भारत के लिए ऐसा कहा गया है, तो मतलब हम आशा करते हैं कि तब तक हम ऐसा कर लेंगे, मतलब अच्छा मतलब एक पॉजिटिव नोट पे खत्म करना है। तो कंक्लूजन डन। और तो बस यही बताना है मुझे। हाँ बोलिए। डायग्राम का यूज कैसे करते हैं? हाँ डायग्राम, देखिए टाइम इतना कम होता है, बहुत कम, सिर्फ 7 मिनट होती है 10 नंबर वाले क्वेश्चंस में, और आपको उस टाइम क्वेश्चन पढ़ना है, फिर समझना है, उसके बाद सोचना है कि अलग क्या लिखना है, उसके बाद फ्रेम करना है कि ये इंट्रो में ये ऐसे ऐसे, और फिर डायग्राम्स भी बनाने हैं। लेकिन डायग्राम्स बिल्कुल बनाइए, कोशिश करिए कि डायग्राम हर जगह में, जैसे मैप, एक तो मैप हो गया, एक तो मैप वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी, मतलब दोनों मैप आप एकदम ऐसे कर लीजिए कि 2 मिनट में बना के 2 सेकंड में। शुरू में थोड़ी दिक्कत आएगी, मैं देख के बनाती थी 1-2 बार, लेकिन 2 बार मतलब 4-5 बार मैंने प्रैक्टिस की और फिर 1-2 टेस्ट में यूज किया तो मतलब हो गया, फिर वो अपना हाथ ऐसा फ्री हो जाता है एकदम मैप पे। तो वर्ल्ड वाला भी, वर्ल्ड का भी आपको एकदम मतलब एग्जैक्ट नहीं बनाना है कि आपको ड्राइंग बनानी है, ऐसा कि हाँ समझ में आ जाए कि हाँ ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। तो मैप बनाइए आप वर्ल्ड का और इंडिया का, और फ्लो डायग्राम मतलब फ्लो चार्ट जैसे लिखते हैं तो उसमें बना सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम 1-2 ढूंढे थे, उस टाइम दिमाग में रहते तो नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो आ जाएंगे। जैसे मैंने ये देखा था किसी की नोटबुक में, मतलब मैं अलग बनाती थी, थोड़ा ऐसे यहाँ हेडिंग लिखती थी और फिर ऐसे करती थी, ऐसे 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 और ऐसे। मैंने ये किसी के में देखा नहीं था, 1-2 लोगों के में देखा था तो मुझे लगा अच्छा है, तो ऊपर मैं लिखती थी पॉजिटिव और नीचे मैं लिखती थी नेगेटिव, तो थोड़ा अच्छा लगता है। और अगर ज्यादा मुझे याद नहीं जाता तो मैं यहाँ ऐसे कर देती थी, या नेगेटिव मतलब नकारात्मक और यहाँ ऐसे करके सकारात्मक फिर लिखती थी, तो अच्छा लगता है। मतलब पूरा पेज अगर आपका कहीं आपसे पूछा गया है, कोई स्कीम दे दी और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके प्रोज और कॉन्स क्या होंगे, तो आप पूरे पेज पे अगर ऐसे बना रहे हैं तो मुझे लगता है ये हीट करता है। तो ऐसे डायग्राम्स जो मतलब अच्छे, एक ये भी बनाती थी, एक ऐसे बनाती थी कि यहाँ मतलब जैसे टॉपिक लिख दिया, जैसे ये पेज होता है ऐसे ऐसे, यहाँ मैं टॉपिक लिख देती थी और फिर ऐसे 1 2 3, फिर जैसे याद आते रहते थे पेपर में, क्योंकि पहले से तो सोचते नहीं, लिखते रहते, याद आते रहते, तो मैं बढ़ाती रहती थी ऐसे करके ऐसे। तो ये वाला एक और होता ही है, और तो सिंपल होता ही है कि यहाँ हेडिंग डाल दो 1 2, ये सबसे इजी है। जब लास्ट में एकदम 4-5 क्वेश्चन बचे और एकदम घसीट के लिखना है तो उस टाइम लास्ट में तो ऐसे ही होता है, टाइम इतना कम रहता है। और इथिक्स वाले पेपर में तो बहुत मतलब टाइम का ये है कि इस बार भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, एक पे क्वेश्चन 10 नंबर का रह ही गया वो, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है इथिक्स में। इस बार शायद थोड़ा लेंथी पेपर था, सबका ही छूटा है, तो आप कोशिश करिए कि पेपर छूटे ना किसी भी हालत में, मतलब थोड़ा चाहे लास्ट में। इस बार मेरे को लगा कि थोड़ा भर भर के लिखना है, तो मैंने दोनों पेज फुल यहाँ तक लिखा इस वजह से वो एक छूट गया। लेकिन आप कोशिश करिए कि लिखे तो अच्छा, मतलब मैंने बात की ऐसे टॉप
Yes, yes. गुड इवनिंग मैम। Yes, yes. मैम एक्चुअली अभी आपने कहा कि घर के दोनों साइड के बीच फटे हैं। हमारा क्या मतलब क्वालिटी भी होनी चाहिए। एक्चुअली बात ये होता है कि जैसे मैंने कुछ टॉपर्स की कॉपी देखी तो वो ना शॉर्ट बुलेटिन पॉइंट्स में ना अपना आंसर लिख देता है पूरा। हर बार के मेरा मतलब है कि पेज पूरे होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप यहाँ से शुरू करें और यहाँ तक ऐसे भरें। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका पेज भरा लगना चाहिए। ऐसा नहीं पॉइंट्स में लिखिए, आप बिल्कुल बुलेटिन पॉइंट्स में लिखिए। जैसे ये आपने लिखा, आप ऐसे पॉइंट से लिखेंगे बिल्कुल। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये, अगर आपके पास टाइम है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो पेज खाली मत छोड़िए। मैंने सिर्फ ये कहा। पिछली बार मतलब इस बार जब मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैंने छोड़ा था पेज, मतलब थोड़ा थोड़ा। लेकिन मैंने देखा एक दो टॉपर से जिनको मेंस में 400 से अच्छा नंबर मिले हैं, एक दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ऐसा ही लिखा है। मतलब उनकी कॉपी देखी तो उन्होंने बिल्कुल, प्रहलाद सर हैं जो जिनकी 104 रैंक है, प्रहलाद नारायण शर्मा, उनसे उन्होंने बोला कि मैंने ऐसे लिखा था, यहाँ से शुरू किया। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप भर देंगे तो नंबर मिल जाएंगे या आप नहीं भरेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास टाइम है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो कोशिश करिए कि उसमें दिए हैं 2 पेज तो आप भर दें। मतलब ऐसा नहीं है कि घिच-पिच हो जाए, और ऐसे नहीं, पॉइंट्स में लिखिए लेकिन पेज पूरे हो जाने चाहिए। मेरा ये अर्थ है कहने का। और मैम जैसे 150 वर्ड का 10 मार्क्स का जो होता है ना वो लिखना पड़ता है, पर उसमें कई टॉपर्स ने 60, 70, 80 वर्ड्स तक ही कर रखा है, कंप्लीट हो गया उसमें उनका आंसर। तो मैम ऐसा भी कर सकते हैं क्या? नहीं, देखिए, अगर उसने 150 दिया है तो आपका 130 हो जाए या 160 हो जाए, वो हो सकता है, लेकिन 60-70 नहीं, मुझे नहीं लगता है। मैम पर उन्होंने सारे डायमेंशन कवर कर रखे थे, वो जो पॉइंट्स थे 60-70 वर्ड्स में आप डायमेंशन सारे कैसे कवर कर लेंगे? देखिए, कभी-कभी ऐसे भी हो जाता है कि यूपीएससी टेस्ट सीरीज में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे अलग पूछता है। आपको अगर लगे कि आपके सारे डायमेंशंस कवर हो गए हैं, आपके 60-70 में कवर हो गए, लेकिन फिर भी अगर उसने 150 की लिमिट दे रखी है तो आप आसपास रहिए। मुझे नहीं लगता आपको 60 पे समझ जाना चाहिए। मतलब 60 तो लेस देन हाफ हो गया ना, 150 से बहुत कम हो गया। तो मुझे देखिए पर्सनली ऐसा लगता है कि आप 160 लिख सकते हैं या 140, 130 लिख सकते हैं, लेकिन 60 तो बहुत कम हो जाएगा। ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें फर्स्ट एग्जाम के ड्यूरिंग मस्ती नहीं करनी चाहिए? उस सेकंड में नहीं करनी चाहिए। मस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने बताया वो एक तो रिसोर्सेज वाला प्रिपरेशन के टाइम पे प्रिपरेशन के टाइम पे, हाँ मैंने ये वही बोला ना कि आप रिसोर्सेज ज्यादा, क्योंकि देखिए पहला अटेम्प्ट होता है तो हमें ये लगता है कि ज्यादा पढ़ लें, मतलब ये भी पढ़ लें, मतलब जो भी रिसोर्सेज मिल जाए वो पढ़ लें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका पहला अटेम्प्ट, मतलब कोई सा भी अटेम्प्ट है, जो भी अटेम्प्ट है आपका, कोशिश करिए कि आपके जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड रहें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक किताब को आप 10 बार पढ़ें और 10 किताबों को एक बार पढ़ें तो वो कुछ याद तो रहेगा नहीं उनमें से, 10 में से। तो आप एक किताब को जितना आपको आता है ना आप उतना लिख आएंगे ना, तो वो इनफ है। लेकिन आपको बस फैक्ट होने चाहिए, मतलब आप अपनी बात पूरे तर्क के साथ रख रहे हैं। तो मुझे लगता है सोर्सेज अपने लिमिटेड रखिए, थोड़ा कंसिस्टेंसी रखिए। डेली 8 आवर्स, मतलब 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब थोड़ा कम ज्यादा हो जाए किसी दिन, बर्थडे वाले दिन लेकिन मतलब 8 आवर्स कंप्लीट करनी है। किसी दिन 10 हो जाए, किसी दिन 6 हो जाए, लेकिन 8 घंटे कंप्लीट करनी है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आपके जो इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था वो शेयर कर दीजिए। इंटरव्यू में जो आपका एक्सपीरियंस था वो शेयर कर दीजिए। देखिए, इंटरव्यू में मुझे लगता है कि आपकी नॉलेज तो प्रीलिम्स में चेक हो गई है, मेंस में चेक हो गई है, तो इंटरव्यू में बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी जज होगी कि आप कैसी पर्सनैलिटी हैं और कितना आपका कॉन्फिडेंस है। और ये सब ऐसे होता है, कह देते हैं कि ये वाला बोर्ड हार्ड है, ये वाला इजी है। बेशक से बोर्ड्स के मार्क्स में डिफरेंस होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कि कोई बोर्ड ऐसा होएगा जो मार्क्स नहीं देना चाहेगा। मुझे मैम का बोर्ड मिला था, सत्यवती मैम का, और वो साउथ से हैं, तो मुझे ऐसे ही बोला गया कि बहुत टफ होता है और इंग्लिश में पूछती है सारा। और मैं मतलब आपको उस टाइम ही पता चलता है जब आप वहाँ केबिन के बाहर बैठे होते हैं, जब आपका नंबर
है, 22 साल का है, 22 साल की है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा उसका इफेक्ट होता है। और उसके बाद तो फिर आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है, आप जो भी बोले बस कॉन्फिडेंस से बोले। और इंटरव्यू के टाइम तक आप इतना पढ़ लेते हैं कि मतलब नॉलेज की तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको कॉन्फिडेंस से बोलना है। अगर आपको नहीं आता है तो उनको ऐसे मतलब भटकाना नहीं है कि नहीं मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन का आंसर, तो आप सिंपली बोलिए सॉरी मैम या सॉरी सर, उसके बाद वो अपने आप मूव ऑन कर जाते हैं। और उनको भी पता है कि मतलब इसको कंफर्टेबल रखना है, तो इंटरव्यू से तो एकदम घबराने की जरूरत नहीं, बस आप वहां तक पहुंचिए। मैम एक ये है कि मतलब अभी जैसे लड़की आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैं आपने क्या पढ़ा, तो आपने बोला कि मैंने छोड़ दिया, फिर आपने पढ़ा क्या मैम वो बताओ। मैंने क्या छोड़ दिया? आप बोलते कि मैंने ये नहीं किया, मैंने बोला किया, तो आपने जो मतलब बुक्स पढ़ी तो आप प्लीज बता दीजिए कि आप। तो मेरे रिसोर्सेज देखिए आपसे अलग रहेंगे बिल्कुल। और मैंने सिर्फ बोला कि मैंने मैगजीन नहीं पढ़ी, वो तो हमारे अलग रहेंगे, लेकिन एक बार बता दो आप, तक हम गाइड हो जाएंगे। मैं अपने रिसोर्सेज बता दूं। हां, तक हमको गाइड हो जाएगा। देखिए रिसोर्सेज तो मेरे को भी जगह बहुत हो जगह सकता है जैसे हमसे कोई चीज छूट रही हो और आपने वो पढ़ी हो तो हम उसको कवर कर ले, अगर टाइम मिला तो। आप मुझसे बिल्कुल ज्यादा कवर कर लेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए आपके पास अपने कोचिंग के नोट्स हैं, तो आप ज्यादा रिसोर्सेज के चक्कर में मत पड़े। फिर भी अगर आपको मेरे जानने, और मैंने सिर्फ मैगजीन्स नहीं पढ़ी, मैंने डेली न्यूज़पेपर पढ़ा है, और आप इतना पढ़ लीजिए बस, मोर देन इनफ है। मैं अपने रिसोर्सेज मतलब यही रहे हैं, एनसीईआरटीज पढ़ी है, उसके बाद मतलब हर सब्जेक्ट की जो स्टैंडर्ड बुक्स रही हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी है, बिपिन चंद्र की दोनों बुक्स पढ़ी हैं, इंडिया आफ्टर फ्रीडम स्ट्रगल और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों। और पॉलिटी के लिए पहले एनसीईआरटी पढ़ी है, उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ी है, और लक्ष्मीकांत सर की एक गवर्नेंस की भी आती है बुक, वो मैंने देखी थी, मतलब पूरी मैं पढ़ी नहीं, लेकिन मैंने देख ली थी कि हाँ इसमें क्या क्या है। और उसके बाद ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन सर, पहले तो एनसीईआरटी सर की, उसके बाद माजिद हुसैन सर, लेकिन वो थोड़ी सी मोटी बुक है और थोड़ा सा पढ़ना होता है डिफिकल्ट, तो मैंने उसमें से सिलेक्टेड पढ़ा था मतलब। और मैंने ऑनलाइन भी बहुत पढ़ा था, मतलब जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आता था वो मैं ऑनलाइन कवर कर लेती थी, मतलब काफी टाइम लगाती थी। अगर एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मल्टीपल मतलब सोर्सेज से, लेकिन मैं कवर कर लेती थी। और जीसी लियोन मैंने पढ़ी है, इंग्लिश में है वो अवेलेबल, लेकिन मैंने पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, नोट्स बनाए हैं उसके। तो देखिए सोर्सेज अलग हो सकते हैं। और इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह पढ़ी है, बहुत मोटी बुक है, लेकिन मैं लाई थी कि पढ़ूंगी, फिर मैंने संजीव वर्मा ले ली, मतलब किसी को ने बताया कि संजीव वर्मा भी अच्छी है, तो मैंने संजीव वर्मा पढ़ी फिर। लेकिन रमेश सिंह भी मेरे पास थी, तो मुझे अगर कुछ उसमें अच्छा लगता था या संजीव वर्मा में समझ में नहीं आ रहा है तो रमेश सिंह भी पढ़ी थी। उसके बाद बजट पढ़ेंगे आप, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे आप, फिर एक दो मतलब ऑनलाइन भी बना सकते लेक्चर्स हैं जो मतलब, और एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन पढ़ी थी, और उसके बाद दस्ते की टेस्ट सीरीज दी थी जो यहाँ मेंटरशिप में हुई थी। ऑप्शन के लिए सिर्फ सर के नोट्स पढ़े थे और कुछ भी नहीं पढ़ा, बस टेस्ट सीरीज दी थी और वो भी दृष्टि की सिर्फ। और क्या रह गया? और मैम जैसे मैंने अपनी बहुत जगह काउंसलिंग करवाई है इस प्रिपरेशन से पहले, तो मैम सामने मेरे से मतलब आप बताना ये बात सही है गलत है, मतलब कि सब ये बोलते हैं कि ज़्यादा पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता। आगे बोलना तो मतलब वो ये बोलते हैं कि सिलेक्शन होता है वो हमेशा सिंसियरिटी और मैच्योरिटी से होता है। पढ़ना तो आपको यही है, लेकिन पढ़ो कम, लेकिन अपने जीवन के अंदर जब तक आपका सिलेक्शन हो जाता है तब तक आप अपने जीवन में डेली जो नेचर है आपका उसमें सिंसियरिटी मैच्योरिटी लाएं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होता ही है आपकी पर्सनालिटी में सिंसियरिटी। मैंने भी तो वही बोला है कि आप अपने लिए सिंसियरिटी का मतलब ये है ना कि आप जो कर रहे हैं उसको मेहनत से कर रहे हैं, अपने लिए ईमानदार है, अपने पेरेंट्स के लिए ईमानदार है, अपने टीचर्स के लिए ईमानदार है। और मेच्योरिटी भी देखिए डिपेंड तो करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 21 साल अगर यूपीएससी ने डिसाइड किया है तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ 21 साल वाली मेच्योरिटी चाह रहे हैं। अगर आप 21 साल से ऊपर हैं इसका मतलब वो मेच्योरिटी आप में है, मतलब होनी चाहिए जो यूपीएससी चाह रही है। तो एज उसने सोच समझ के डिसाइड किया है, ऐसा तो है नहीं कि मेच्योरिटी के लिए आप 10-12
गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। 2023 के लिए ऐसे कैसे तैयारी करें कि एग्जाम में झंडे गाड़ दें? झंडे तो तभी करेंगे जब आप पे वो सिंसियरिटी मैच्योरिटी होगी। अब 6 महीने रह गए एग्जाम में, तो कैसे तैयारी करें? 6 महीने में झंडे गाड़ना चाह रहे हैं आप? कैसे तैयारी करें आप? देखिए 6 महीने तो मुझे लगता है आपको डिमोटिवेट करने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है, लेकिन यूपीएससी में आप सोचें कि 6 महीने में ही आप सब कुछ कर देंगे, तो मुझे लगता है कम से कम 1 साल 1.5 साल तो आपको चाहिए कि आप एकदम सिंसियरिटी से और पूरी मेहनत से पूरा हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो 1.5 साल 1 साल तो आपको चाहिए। 1 साल की प्रिपरेशन बस, और आधा में मतलब हाफ ईयर तो जब हम पेपर देते हैं उसमें हो जाता है, पहले प्रीलिम्स देते हैं, फिर मेंस देते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं, तो उसमें हो जाता है। लेकिन मैं बस यही कहूंगी कि रिवीजन अच्छे से करिए, मतलब जो आपको आता है उसमें आप एकदम कॉन्फिडेंट रहिए कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो मैं अटेंड कर ले जाऊंगा। मेरा बेसिक इतना मैंने स्ट्रॉन्ग किया था कि मेरे को ये था कि प्रीलिम्स में अगर बेसिक से कोई क्वेश्चन आया ना, संसद पे, राष्ट्रपति पे, राज्यसभा पे, वल्नरेबल एनिमल्स पे, IUCN पे, इन पे कुछ भी आया तो मैं कर ले जाऊंगा। मतलब बेसिक वाला क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं, मुझे ये था, क्योंकि करंट थोड़ा सा डायनेमिक होता है। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो शायद करंट मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको करंट नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं बस इतना कह रही हूँ कि जिस चीज में आप एकदम कंफर्टेबल हैं उस पे मतलब ऐसी कमांड कर लीजिए कि वहां से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से कर लेंगे। मैम जिसको इंग्लिश अखबार पढ़ना नहीं आता वो क्या करें?